नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की इस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आर्थिक लिहाज से प्रदेश को निरंतर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम से प्रदेश के व्यापारी और कारोबारी वर्ग को बड़ी सौगात दी है। जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स संबंधित अदायगी के मामलों के समाधान की मांग को भी पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुश्त व्यवस्थापन 2023 यानी कि ओटीएस योजना का शुभारंभ कर दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। एक आम आदमी से लेकर कारोबारी तक हर कोई मनोहर सरकार में उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उन्नति की इन्हीं सीढ़ियों में बढ़ोतरी करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारी और कारोबारी वर्ग की जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स संबंधी अदायगी के मामलों में समाधान की मांग को भी आज पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आबकारी एवं कराधान विभाग के जरिए एक मुश्त व्यवस्थापन 2023 ओटीएस योजना का शुभारंभ कर दिया। ये शुभारंभ गुरुग्राम से किया गया और इस योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक जीएसटी लागू होने से पहले 7 अलग-अलग टैक्स अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित टैक्सेस की अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ ही 4 श्रेणी निर्धारित करते हुए टैक्सेस की अदायगी की जा सकेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में आबकारी एवं कराधान विभाग की एक मुश्त व्यवस्थापन स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि ये स्कीम विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटान का मौका देगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कीम के तहत वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट की 7 अलग अलग टैक्स समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा, जिसमें हरियाणा मूल वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 का पंजाब अधिनियम 16, हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 अधिनियम शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ओटीएस योजना के तहत टैक्स राशि को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जिसमें स्वीकृत शुल्क श्रेणी में ऐसे शुल्क को शामिल किया गया है जिसमें कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रेणी के तहत टैक्स पेयर को बिना किसी जुर्माना और ब्याज राशि के 100% राशि का भुगतान करना होगा। वहीं विवादित कर कैटेगरी के तहत 50 लाख रुपए से कम की आउटस्टैंडिंग राशि पर 30% और 50 लाख से ज्यादा राशि की आउटस्टैंडिंग पर करदाता को 50% राशि का भुगतान करना होगा। ओटीएस स्कीम की तीसरी श्रेणी निर्वाधित टैक्स के तहत विभाग की ओर से जो टैक्स बनाया गया है। व्यापार और कारोबार के और कई ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमने लागू किया है, बहुत से ऐसे प्रावधान किए हैं कि व्यापारी को, कारोबार करने वाले को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई तकलीफ न आए। तकलीफ अगर आती है तो उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम
ये भी हमें बनाया है कि 17-18 डिपार्टमेंट मिल करके जो जिसके विभाग की चीजें हैं, नई क्लियरेंसेज और सर्टिफिकेट जो देने हैं हमने, नए जो लाइसेंस देने हैं, वो भी उस सिस्टम के माध्यम से जल्दी दिए जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हरियाणा इस सारे सिस्टम में पूरे देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा 3rd रैंकिंग है। टॉप 3 स्टेट्स में हम उसमें आते हैं और उसके कारण से प्रदेश के अंदर एक माहौल भी बना है इन्वेस्टमेंट का। बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वो हरियाणा में भी गुरुग्राम और इसके आसपास ये एक अच्छा माहौल बना है। वो चाहे राजधानी के कारण से लगा लो, चाहे एयरपोर्ट के नाते से लगा लो, या एक जैसे प्रारंभ के ट्रेंड बन जाते हैं, खास करके जब विदेशी कंपनीज जो MNCs जो हैं वो भी बहुत ज्यादा गुड़गांव में उनके ऑफिस है। और अब धीरे धीरे गुड़गांव के बाद चाहे वो धारवाड़ा साइड में, अथवा मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो धारवाड़ा, नहीं तो फिर पानीपत की साइड में, नहीं तो रोहतक की साइड में, या फरीदाबाद की साइड में। फरीदाबाद जे एयरपोर्ट बन रहा है, उसका भी लाभ एक फरीदाबाद साइड को बहुत हो रहा है। तो इस सब सुधारों के नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें करदाता की ओर से कोई अपील नहीं की गई। ऐसी टैक्स आउटस्टैंडिंग में 50 लाख रुपए से कम टैक्स राशि पर 40% और 50 लाख से ऊपर राशि होने पर 60% का भुगतान करना होगा। इस श्रेणी में भी टैक्स पेयर को जुर्माना और ब्याज राशि में राहत दी गई है। वहीं चौथी श्रेणी में अंतरीय टैक्स में टैक्स रेट की अंतर वाली आउटस्टैंडिंग को शामिल किया गया है। इस श्रेणी में सरकार ने करदाता को राहत प्रदान करते हुए कुल आउटस्टैंडिंग की केवल 30% राशि भुगतान करने की छूट दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि OTS स्कीम के तहत करदाता को राहत देते हुए इस योजना में आसान किश्त जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जिस करदाता की टैक्स आउटस्टैंडिंग 10 लाख से नीचे है तो उसे पूरी आउटस्टैंडिंग 30 मार्च से पहले एक मुश्त जमा करनी होगी। इसी तरह 25 लाख से ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने पर पहले 90 दिन की अवधि में पहली किश्त के रूप में 40% राशि, अगले 90 दिन की अवधि में दूसरी किश्त के रूप में 30% और आगामी 90 दिनों में आखिरी किश्त के रूप में 30% राशि का भुगतान करना होगा। अभी एक इसमें और सुविधा दे रहे हैं कि मान लो किसी को लगता है कि मेरा टैक्स ज्यादा है, मैं एक साथ नहीं भर सकता, उसकी भी एक सुविधा दे रहे हैं। अगर तो 10 लाख तक है फिर तो एक साथ ही देना है। 10 लाख इज नॉट सच अमाउंट कि जिसको पे नहीं किया जा सकता। अगर 10 लाख या इससे नीचे है तो जैसे ही वो ये फाइनल सेटलमेंट अमाउंट का OTS 1 में जैसे अप्लाई करेंगे 10%, 10 लाख रुपए तक जो राशि वो दे के करेंगे। और इसका टाइम जो है वो 1 जनवरी से और 30 मार्च तक। 31 शायद इसलिए रखा होगा, संडे होगा। अच्छा, 90 डेज रखा है, तो 90 डेज 30 मार्च को समाप्त होते हैं। तो 1 जनवरी से और 30 मार्च तक 10 लाख रुपया जमा करा करके और आप फ्री हो जाओ। और इससे ज्यादा भी जमा कराना चाहते हैं तो पहले करा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं क्या 20, 30, 50 लाख, 2 करोड़, इसको फर्क क्या पड़ता, आज दो चाहे 2 महीने बाद दो। ऐसे हो सकते हैं बड़े बड़े आदमी। फिर भी सुविधा सबके लिए है। 10 लाख से लेकर 25 लाख तक वो अगले 90 दिन या टोटल मिला के 90 दिन, टोटल 90 दिन यानी 60 दिन और उसको मिल जाएंगे। तो जो 30 दिन के लिए हमने अप्लाई करना है, उसका ऑर्डर मिलना है, उस 30 दिन के अंदर अगर 1 जनवरी को कोई कर देगा तो उससे 90 दिन, और अगर 30 मार्च को कोई करेगा तो उससे 90 दिन। वैसे मेरा सुझाव यह है कि चाहे कोई 1 जनवरी को करे, चाहे कोई 30 मार्च को करे, टोटल 30 दिन ये, 60 दिन और 90 दिन टोटल रखो। वरना क्या होगा, हर कोई ऐसे केस में वो 30 जनवरी तक इंतजार करेगा। आप वहीं से 90 दिन करो। आप जो है 30 मार्च से अगले 90 दिन और 30 दिन का लाभ आपको हो सकता है इसमें। और इसके बाद यदि 25 लाख से भी ऊपर है, उसके 3 स्लैब बनाने हैं। जो 10 लाख तक एक और 10 से 25, 10 से 25 का ये क्या है कि 12.5 यानी 50%। 14 लाख है तो 7 लाख, तो 50% पहली किस्त में और 50% दूसरी किस्त में। और जो 25 लाख से अगर ज्यादा है
तो उसकी 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त होगी 40%, दूसरी 30%, तीसरी 30%, और ये उससे और आगे 90 दिन है, 180 दिन आफ्टर 30 मार्च। वो फिर पहले 90 दिन में दूसरी किस्त और अगले 90 दिन में तीसरी किस्त, यानी टोटल मिलाकर के 30, 90, 90। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज की खुशहाली और सेवा करने के ध्येय के साथ विवादों का समाधान कार्यक्रम शुरू किया था। एक मुश्त व्यवस्थापन योजना 2023 में भी इसी कार्यक्रम के तहत शुरुआत की गई। साथ ही दर्जनों कार्यक्रमों के जरिए भी लोगों की कठिनाइयों को दूर किया गया। उन्होंने शहरी स्वामित्व योजना का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय की भूमि पर काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए आरंभ इस योजना को विस्तार कर दिया जाएगा। अलग अलग विभागों की जमीन पर बनी दुकान का स्थानीय निकाय को किराया अदा करने वाले दुकानदारों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मुश्त कर व्यवस्थापन से ईमानदारी से कर अदा करने वालों को राहत मिलेगी, साथ ही प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। एक प्रकार की बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि रेवेन्यू जितना आएगा उस रेवेन्यू के कारण से ही हम जनता की सेवा ये कर पाएंगे। हरियाणा इस मामले में हमारी जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो जैसा बताया एक पर्याप्त मात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा में देश में हरियाणा का एक नाम है और हम कभी भी कोई समस्या आती है उसके लिए तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की शहरी विकास प्रधान सलाहकार DS ढेसी, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी एवं कराधान मधुबाला, कुमुद सिंह, संयुक्त आयुक्त आबकारी एवं कराधान गीतांजलि मोर, CSR ट्रस्ट हरियाणा के उपाध्यक्ष बोधराज सिकरी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने 7वीं ऋतंबरा के जन्म उत्सव में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने संतों से भी प्रेरणा का जिक्र किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वृंदावन स्थित वात्सल्य गांव पहुंचे और 7वीं ऋतंबरा को उनके 60वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संत परंपरा अनंत है और संतों के मार्गदर्शन से हमें व्यवस्थित जीवन जीने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संतों की ओर से आदिकाल से ही समाज को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृंदावन का ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं रची हैं। भगवान कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश युद्ध के बीच दिया, जिसमें उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए और संपूर्ण जीवन का सार भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय गीता के संदेश के अनुसार ही विश्व को कर्म और शांति के संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश देते हुए अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया। भगवान कृष्ण ने मानव जाति की भलाई व शांति के लिए युद्ध करने की आवश्यकता के बारे में अर्जुन को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वात्सल्य गांव में 7वीं ऋतंबरा सेवा का अनूठा कार्य कर रही हैं और मानव जाति को जागृत कर रही हैं। यहाँ हमें आध्यात्मिकता प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर और उसमें होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें सालों से जिसका इंतजार था वो दिन आने वाला है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला आने वाले हैं। हम सभी 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। अगले साल में 2 बार दीपावली मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशे के खिलाफ भी चलाए जा रहे अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समाज को स्वस्थ और दुरुस्त बनाने के लिए सबसे जरूरी है नशे जैसी बीमारी को खत्म किया जाए। नशे को खत्म करने के लिए हम सभी को एक अभियान चलाना होगा, नहीं तो मादक पदार्थों के सेवन से हमारी आने वाली पीढ़ी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, जिसकी वजह से हरियाणा में अब बेटियों की संख्या 871 से बढ़कर 932 हो गई।
वहीं हमारा लक्ष्य है कि हम इस आंकड़े को 950 तक लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी संतों और आम जनता को साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संतों के साथ 3 पुस्तकों, जिनके नाम हैं साध्वी ऋतंबरा और राम जन्मभूमि आंदोलन, नर से नारायण, वात्सल्य मूर्ति का भी विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण, परमानंद गिरी महाराज, अनंत देव महाराज, जगत प्रकाश त्यागी महाराज समेत कई संतगण, नेतागण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभर रहा है। जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद और गरीब उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं
जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है, बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो, ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशुधन बीमा योजना को हरियाणा प्रदेश में कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब है ए 29 जुलाई 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से विजय। विजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज की मुलाकात का, और आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और वो जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रदीप कुमार, जो फरीदाबाद से डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के पद पर काबिज हैं। सुन लेते हैं। अत्याचार निवारण स्कीम कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के ऊपर किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार से अत्याचार किया जाता है, तो उसमें इस स्कीम में 85,000 रुपए से लेकर 8.25 लाख रुपए तक की सहायता जिस हिसाब से धाराएं दर्ज हुई उस हिसाब से दी जाती है। इस स्कीम में 26,52,000 रुपए 13 केसों में दिए जा चुके हैं। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का, और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए राज्य के कितने वर्ष के वृद्धजन आवेदन कर सकते हैं? ए 60 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 55 वर्ष। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।